नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में लद्दाख में भारतीय जांबाजों की शौर्य गाथा देश के सामने रखेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह संसद में बोलेंगे और बॉर्डर पर चालबाज चीन की पोल खोलेंगे। हालांकि चीन की हरकतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अभी उसका और इलाज बाकी है, जरूरी है। अब जिनपिंग अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने की नीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशंस में एक बेहद अहम मोर्चे पर भारत ने चीन को एक बार फिर करारी शिकस्त दे दी है। इसके अलावा दुनिया पर वर्ल्ड वॉर के काले बादल और घने हो गए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी धमकी देते हुए कह दिया है कि ईरान ने अगर सुलेमानी का बदला लेने के बारे में सोचा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और आज इन तमाम खबरों पर रहने वाली है इस खास शो में हमारी खास नजर। और हर बार की तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय आपको एलएसी से लाइव नजर आएंगे टीवी 9 भारतवर्ष की इस स्क्रीन पर। साथ ही हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ चुका है उनसे आपका तारुफ करा दें। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार एलएसी से हमारे साथ मौजूद होंगी। थोड़ी देर में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उनके साथ होंगे और कर्नल रोहित देव बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। सैबल दास गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, चीन मामलों के जानकार माने जाते हैं। खासा वक्त बीजिंग में बतौर पत्रकार इन्होंने बिताया है। और मनीष झा हमारे सहयोगी हर बार की तरह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। अब अंतरिक्ष में जंग की तैयारी में जुट गया है चीन। जमीन से आसमान तक जिनपिंग की खुराफात इस वक्त नजर आ रही है और दुनिया इसकी गवाह बन रही है। ताइवान पर ट्रंप के चैलेंज से चीन में इस वक्त बौखलाहट देखी जा रही है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से दागा गया है रॉकेट। स्पेस में वर्ल्ड वॉर की तैयारी करता हुआ चीन नजर आ रहा है। चीन का खुराफाती दिमाग न जाने और क्या क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। चीन का नया लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्च 11 तैयार है। समंदर से पहला कमर्शियल रॉकेट इसके जरिए लॉन्च भी कर दिया गया है। लेकिन जिनपिंग के इरादे जंगी नजर आ रहे हैं। चीन ने तैयारी पूरी कर ली है, अंतरिक्ष में लड़ाई की। चीन ने लॉन्ग मार्च 11 से समंदर में पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो देखिए ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लॉन्ग मार्च 11 लॉन्च किया गया है 2 कैमरे से। इस वक्त इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से ड्रैगन अंतरिक्ष में वॉर की तैयारी कर रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त इस बात की गवाही देती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा 1 से आप तस्वीर देखिए और कैमरा 2 की आप तस्वीर देखिए। किस तरह से ताइवान के आसमान में जिनपिंग का रॉकेट लॉन्च किया गया है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ताइवान पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो चैलेंज दिया है चीन को और जिस तरह से ताइवान अब चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है चीन को और अमेरिका का पूरा साथ उसे मिल रहा है, उसके बाद दरअसल चीन की बौखलाहट भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ताइवान पर ट्रंप के चैलेंज से चीन में बौखलाहट है। लॉन्ग मार्च 11 के जरिए पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। स्पेस में वर्ल्ड वॉर की तैयारी करता हुआ चीन नजर आ रहा है। 2 तस्वीरें हमने आपको सबसे पहले दिखाई और जंग के लिए तैयार चीन की खतरनाक साजिश की अगर बात करें तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। तिब्बत में केमिकल वॉर का अभ्यास किया है चीन ने। जी हां, केमिकल वॉर। पीएलए का नया वॉर वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। वैसे तो आप हर रोज पीएलए का कोई ना कोई प्रोपेगेंडा वीडियो देखते होंगे, लेकिन ये वॉर वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। आग उगलते हथियारों के साथ चीनी सैनिकों का अभ्यास नजर आ रहा है, लेकिन केमिकल वेपन यूज करते हुए भी पीएलए के जवान नजर आ रहे हैं।
तो किस तरह से वॉर की तैयारी में जिनपिंग इस वक्त जुटे हुए हैं, यह साफ नजर आ रहा है। चीन की तैयारी जो है किस तरह से हर लेवल पर, हर मोर्चे पर नजर आ रही है, यह आपको समझाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर सकते हैं। जिनपिंग पर प्रहार, चीन पर प्रहार आखिर क्यों जरूरी हो गया है, यह आपको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि अब हम आपको बताते हैं कि चीन कैसे 4 फ्रंट पर इस वक्त जंग लड़ रहा है, किस तरह से हर फ्रंट पर चीन की तैयारी है। ये 4 तस्वीरें जो हैं, ये दरअसल चीन की पोल खोलती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, केमिकल वॉर, आग उगलने वाले हथियार यानी केमिकल वेपन्स का किस तरह से इस्तेमाल चीन आने वाले वक्त में कर सकता है, इसकी एक झलक इस पहले वीडियो में हमें नजर आती है। इसके अलावा बायोलॉजिकल वॉर की भी पूरी तैयारी है। चाइनीज वायरस कोरोना, ये मैन मेड था, इसे चीन में वुहान की लैब में तैयार किया गया था। इस बात में अब कोई शक और शुबा नहीं रह गया है, यह बात पूरी दुनिया जान चुकी है। चीन से जो डॉक्टर्स, जो वैज्ञानिक भागकर अपनी हत्या के डर से अमेरिका या दूसरे देशों में पहुंचे हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का खुलासा किया है कि सब कुछ पहले से पता था और यह कोरोना वायरस मैन मेड था। तो चाइनीज वायरस कोरोना के जरिए किस तरह से बायोलॉजिकल वॉर की भी पूरी तैयारी की चीन ने, यह भी अब दुनिया के सामने आ चुका है। इसके अलावा हाइब्रिड वॉर की तैयारी कर रहा है। हाइब्रिड वॉर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, लाखों लोग पूरी दुनिया में इस वक्त हैं जिनकी चीन जासूसी करा रहा है। हिंदुस्तान में 10,000 लोगों की जासूसी कराई गई। हाइब्रिड वॉर ये नहीं है तो और क्या है? इसमें भी पहला नंबर जो है अमेरिका का था। अमेरिका में 50,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कराई गई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद फिर हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जहां 10,000 लोगों की जासूसी कराई गई, जिसमें से 1350 बेहद अहम शख्सियतें हैं इस देश की। इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर में भी माहिर है पूरी तरह से चीन, और किस तरह से पाकिस्तान और तो और नेपाल के जरिए भी हिंदुस्तान में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, यह भी हमारे सामने है। तो ये 4 वो मोर्चे हैं जिनके बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए यह साफ तौर पर कहा जाता है कि अब जिनपिंग पर, चाइना पर प्रहार बहुत जरूरी है और उसके हर प्रहार की, हर वार की तैयारी बहुत जरूरी है, जो कि इस वक्त अंजाम दी जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एलएसी पर बार बार पिटने के बाद चीन चौकन्ना हो गया है। ऊंची चोटियों पर चीनी सैनिकों की वॉर ड्रिल चल रही है। 16,000 फीट पर चीनी सैनिकों का युद्धाभ्यास इस वक्त चल रहा है। ऊंची चोटियों पर चीनी सैनिकों की वॉर ड्रिल की कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं। आधुनिक हथियारों के साथ पीएलए की ये वॉर ड्रिल चल रही है। पहली बार एलएसी के पास आर्मी एयरफोर्स की ये ड्रिल हुई है। एयर डिफेंस एंटी मिसाइल से चीनी सैनिकों ने ये ड्रिल की है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनका रुख करें। उससे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, 16,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरह से पीएलए के जवान वॉर ड्रिल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुकाबले की तैयारी हो रही है? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि एलएसी पर, पैंगोंग त्सो इलाके में किस तरह से ऊंची चोटियों पर हिंदुस्तान का कब्जा है, वहां पर हमारी फौजें मौजूद हैं और यही बात चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। जी हाँ समीर, बिल्कुल सही कहा आपने और मैं लगातार यही बात सोच रहा हूं कि आप देखिए कि कल भारत में जो चीन के राजदूत हैं सुन विदोंग, जब वो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत का विश्लेषण करते हैं तो उनका सारा फोकस अब शिफ्ट होकर ब्लैक टॉप की कार्रवाई पर हो गई है। हाँ। यानी चीन की तरफ से जो मांग है वो यही है कि भारत ब्लैक टॉप पर जो बढ़त हासिल की है उससे वो पीछे जाए, और वो खुलकर कहते हैं कि भारतीय सेना अपने साजो सामान के साथ उस जगह से, जिसे वो ट्रेस पास का नाम देते हैं, वहां से वो पीछे चले जाए। वहीं दूसरी तरफ चीन कुछ भी नहीं कहता है, ना गलवान घाटी के बारे में, ना पैंगोंग त्सो के उत्तरी इलाके के बारे में, ना ही किसी दूसरे जगह के बारे में जहां पर कि चीन ने बहुत भारी मात्रा में अतिक्रमण किया है। हाँ। तो यहां पर मुझे लगता है कि जब वो ये कहता है कि दोनों देशों के बीच में 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, तो फिर यह सहमति किस बात को लेकर है, और फिर आगे जब आज या कल में कमांडर लेवल की बातचीत होगी, तो चीन जब यही पक्ष रखेगा तो बात कैसे फिर समाधान की तरफ निकलेगी? बिल्कुल।
विष्णु प्रकाश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और विष्णु जी, अभी मनीष ने जिक्र किया चीनी राजदूत की बात का। इसी बातचीत में वो ये बात भी कहते हैं कि भाई भारत और चीन तो एक दूसरे के पार्टनर हैं, दुश्मन समझने की गलती नहीं करना चाहिए। हरकतें ऐसी हैं, दुश्मन कैसे ना समझे कोई। अगर ये पार्टनरशिप है तो भगवान बचाए ऐसी पार्टनरशिप से। हम ऐसी पार्टनरशिप के बिना भी काम कर सकते हैं। सही बात है। जो चीन का रुख है, जो देखिए, सही हकीकत तो ये है कि इनके कहने और करने में बहुत फर्क है। ये सरासर झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, और ये भारत के कोई हितैषी नहीं है। ये हर तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और जैसे आप शुरू में कह रहे थे पहले कि इन्होंने सबसे लड़ाई मोल ली है, और इस वक्त शक का जो दायरा है वो चीन के ऊपर, दुनिया का शक का दायरा इन पे है। और इनको समझ जाना चाहिए कि ये ऐसे करेंगे तो इसका इनको शायद ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत दूसरे देशों को। बिल्कुल, हमारे साथ सैबुल दास गुप्ता भी मौजूद हैं। सैबुल जी, आप किस तरह से देखते हैं, आप तो बीजिंग में इतने दिनों तक रहे हैं, चीन की फितरत से बखूबी वाकिफ हैं। एक तरफ चीनी राजदूत का ये कहना कि भाई हम तो पार्टनर्स हैं, दुश्मन नहीं समझना चाहिए, दूसरी तरफ सरहद पर ऐसी हरकतें और वॉर की पूरी तैयारी इस वक्त सरहद पार हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए, चीनी जो रवैया है ये बहुत पुराना है। एक तरफ से डिप्लोमेसी आप चलाइए ताकि वो डिप्लोमेसी कवर बन जाए, आप दूसरा काम को उसको पर्दे के तौर पे इस्तेमाल करिए, डिप्लोमेसी को, बातचीत को, और पीछे से अपना काम करते रहिए मिलिट्री को। तो दोनों को अलग अलग छवि देने की जो कोशिश रहती है, क्योंकि चीन में मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री अपने आप एक अलग डिप्लोमेसी करती है जो फॉरेन मिनिस्ट्री से अलग है जी। तो फॉरेन मिनिस्ट्री वैसे तो दुनिया के आगे चीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन असल में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फॉरेन मिनिस्ट्री का बोलबाला बहुत कम है। कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन अपने आप में बहुत सारे मिलिट्री डिसीजन सिर्फ नहीं, डिप्लोमेटिक डिसीजन भी लेती है और उस हिसाब से काम चलता है। तो वो सिस्टम थोड़ा सा अलग है हमारे से, इसीलिए वो लोग उस पर, आप डिप्लोमेसी पर भरोसा करके अगर मिलिट्री पर नजर नहीं रखेंगे तो पूरी तरह से चीट हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है, क्योंकि कतनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। कर्नल रोहित देव हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित देव साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस वॉर ड्रिल को, जिसमें चीनी पीएलए 16,000 फीट की ऊंचाई पर अब वॉर ड्रिल करती हुई नजर आ रही है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त एलएसी पर हिंदुस्तान का पल्ला भारी है और ऊंची चोटियों पर हमने कब्जा किया हुआ है। जी समीर, ऐसा है कि चीन ने पिछले 3-4 दशक से जो सीखा है और सिखलाई लिए 62 के बाद जी, शायद उनको ये लगा कि जो हमारी जो राजनीति है और जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ी ढीली टाइप की है, कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपने आर्मी को आगे नहीं भेज पाते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाते। और यही सोच जो चीन की थी कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये सोच के काफी सुनिश्चित तरीके से पिछले 2 साल में वो एलएसी के तरफ उन्होंने पहल की है। और अभी जो भी उन्होंने पगांगसो में से शुरुआत की और गलवान में किया, उन्होंने सोचा कि भारत जो अपना मिलिट्री बिल्डअप करेगा वो शायद इतने पैमाने पर नहीं हो सकता। और भारत ने पिछले 3 महीने में चीन को ना कि चौंकाया है। भारत ने चीन को ये बता दिया है कि इस टेरेन में हम इस टेरेन के मालिक के तौर पर हैं, हम लड़ना जानते हैं, तो आप आइए। हो सकता है कि आपकी न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी हो, आपकी 4 आर्मी ग्रुप्स हैं आपके वेस्टर्न थिएटर में, आप लाइए, हमारे पास थोड़े नफरी कम होगी, बट जो पासेस हैं, जो टैंक रन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं, उस पे भारत मादा रखता है कब्जा करके आपको काफी खमियाजा देने का। चीन ये भी सोचता है कि जो उनके पीएलए है उसकी कमजोरी आपने गलवान में देखी कि एम्बुश में घुसी हुई पार्टी, पूरे विश्व के इतिहास में हाई ऑल्टीट्यूड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक एम्बुश हुई पार्टी ने अपने से 3 गुना ज्यादा को मार के आई हो, कभी नहीं हुआ आज तक। तो ऐसी हमारी सिखलाई है। एक और चीज बोलना चाहूंगा, बिल्कुल मैं आता हूं रोहित जी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और ये देखिए, एलएसी का फ्रेम भी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आ चुका है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स एलएसी से सीधे लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक उपाध्याय भी उनके साथ मौजूद हैं। अभिषेक का रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चीनी आर्मी कर रही है राउंड द क्लॉक वॉर ड्रिल। तियानशन माउंटेन पर युद्धाभ्यास का नया वीडियो सामने आया है, वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, तियानशन माउंटेन पर जो वीडियो सामने आया है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और चीनी आर्मी दरअसल राउंड द क्लॉक वॉर प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही है।
ये देखिए तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह से युद्धाभ्यास चीनी पीएलए करती हुई नजर आ रही है। यानी जो हमारी तरफ से तैयारियां की जा रही हैं उसका जवाब देने के लिए उधर भी तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, अब सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, ताजा अपडेट दीजिए एलएसी से, इस वक्त हालात क्या हैं? तमाम तरह के वीडियोस इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो जिसमें 16,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की पीएलए के जवान वॉर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे राज क्या हो सकता है, मंशा क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो एक बात तो हमको ये समझनी होगी कि सबसे अहम बात है कि पिछले हम देख रहे हैं 72 घंटे से मैं आपको बता रहा हूं, 72 घंटों में ये जो पैंगोंग का दक्षिण का इलाका है और पैंगोंग के नॉर्थ का इलाका है, उन 72 घंटों में हमने लगातार ये देखा है कि हमारी पोजीशन और भी कंसोलिडेट हो रही है और चीन कहीं भी आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं रह गया है। ये बात बहुत ही क्लियर है। अब इसके बाद बचता है कि वो अपना वॉर ड्रिल करें और उसको ग्लोबल टाइम्स के जरिए दुनिया के सामने दिखाएं। तो अब ये दिखा रहा है कि उनके पास ऑप्शन क्या बचा है, उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है। और मैं सिर्फ पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर की बात कर रहा हूं। उसके ऊपर आप 1547 किलोमीटर का जो पूरा एलएसी है लद्दाख की, वहां देख लीजिए। हमारी जानकारी ये है कि चीन इस समय हर जगह वो मुस्तैद है लेकिन आगे बढ़ने की हिमाकत नहीं कर पा रहा है। और इसके पीछे की कहानी यही है कि हमने, जिसे कहते हैं ना कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना और उसके बाद में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को पर डोमिनेट करना, वो हम डोमिनेट कर रहे हैं। वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप यूं समझ लीजिए कि उनके पास अभी यही एक विकल्प रह गया है कि अपनी वॉर ड्रिल करें और उसको दिखा करके ये साबित करें कि वो बड़े ताकतवर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ गुरमीत सिंह साहब मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, और यही वजह है क्या कि चीन का रुख जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है? कम से कम भाषा जो है वो बदली हुई नजर आ रही है। चीनी राजदूत का हम जिक्र कर रहे थे, सुन विडोंग का, वो अब कहीं ना कहीं पार्टनर बताते हुए नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान को। कह रहे हैं दुश्मन ना समझिए, हम तो पार्टनर्स हैं। इसीलिए बोली जो है, भाषा जो है वो बदल रही है क्या, क्योंकि पलड़ा अब हिंदुस्तान का भारी है? समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो ईस्ट लद्दाख के अंदर में स्थिति है, भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। स्ट्रेटेजिक हाइट्स, डोमिनेशन, अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस एकदम पूर्ण रूप से तैयार है। और देखिए, जो 15 जून, 29 अगस्त और 7 सितंबर के जिस प्रकार चीन ने धोखा दिया है, ट्रेचरी किया है, चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी उनसे टॉक हुई हैं, हर एक टॉक में उन्होंने डुप्लिसिटी, डिले और जो भी कहा है उस पर अमल नहीं किया है। और मैं तो कहूँगा कि ये जो इनका एक तरीका है बात करने का, और अभी उनको एक बात पक्का समझ में आ गया है कि स्थिति बदल चुकी है। जो पलड़ा है वो भारत का भारी हो गया है, एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। और अवश्य ही ये जो बातें हैं, लेकिन इन बातों पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि जो जमीन पर हालत है, जिस प्रकार चाइना की एक्टिविटी चल रही है, चाहे वो खोटान का एयरफील्ड हो, नारी का एयरफील्ड हो, जहां जो उनकी एयर डिफेंस और जिस प्रकार से वो अपना युद्ध अभ्यास ही दिखा रहे हैं। वैसे तो चीन शुरू से ही वीडियो वॉर में बिलीव किया है, साइकोलॉजिकल वॉर में बिलीव किया है, प्रोपेगेंडा वॉर में बिलीव किया है, लेकिन उनके ऊपर में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिंह साहब बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को देते हैं। चीन की कायर सेना को लेकर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पीएलए ने काउंटर अटैक से किया था इनकार, यह जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद काउंटर अटैक का प्लान था भारतीय जवानों की तैयारी से, लेकिन पीएलए के जवान, पीएलए के कायर सैनिक घबरा गए थे। जिनपिंग की सेना ने काउंटर अटैक से इनकार कर दिया था। सेना से रिटायर्ड कर्नल रणधीर जाखड़ ने यह दावा किया है, चीन की सेना ने काउंटर अटैक से दरअसल इनकार कर दिया था। यह भी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, चीन की कायर सेना के किस्से तो लगातार पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बनते रहे, लेकिन यह जानकारी अपने आप में अहम है कि ब्लैक टॉप के पर फतेह के बाद काउंटर अटैक का प्लान था चीन का। जिस तरह से ब्लैक टॉप पर कब्जा किया, ब्लैक टॉप पर फतेह का तिरंगा लहराया हिंदुस्तान के जवानों ने, उसके बाद काउंटर अटैक करने का प्लान था, लेकिन जिनपिंग की सेना डर गई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर जिनपिंग के चॉकलेट सोल्जर घबरा क्यों गए, कैसे पहाड़ पर जंग में
चीन और भारतीय जवानों में जमीन आसमान का अंतर है। अब आप यह भी जान लीजिए, समझ लीजिए। चीनी सेना के जवान दरअसल चॉकलेट सोल्जर्स की तरह हैं। चॉकलेट सोल्जर वो हैं जो युद्ध की गर्मी में पिघल जाते हैं, जिन्हें युद्ध का अनुभव नहीं। लाभ के लिए सेना में जाने वाले गोली खाने से डरते हैं। बहुत सारे वीडियोस इस वक्त चीनी सैनिकों के वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो डरे हुए नजर आ रहे हैं, बच्चे से नजर आ रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये उनके साथ क्या किया जा रहा है। चीनियों के लिए सेना का हिस्सा होना अनिवार्य है। राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने प्ले में चॉकलेट सोल्जर की व्याख्या दी थी, और आज वो व्याख्या याद आती है। ऐसे सैनिक 4-5 साल के कार्यकाल तक बस वक्त गिनते रहते हैं और ये मनाते रहते हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो कि युद्ध की नौबत आ जाए। इनमें वतन के लिए जान देने का जज्बा नहीं होता, वो जोशो जुनून नहीं होता। और अगर आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इनको देखकर ये पता चल जाएगा कि वो जज्बा इनमें नहीं है। और अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान के वीर रणबांकुरों की कहानी। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर सख्त होते हैं, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड के होते हैं। आर्मी में इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है। सेना में सीख ज्यादा पसीना बहाएंगे तो खून कम बहाना होगा, यह सीख दी जाती है। पहाड़ हो, जंगल हो, रेगिस्तान हो, और खास तौर पर गुरिल्ला वॉर में ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। तपा देने वाली गर्मी हो या जमा देने वाली ठंड का अनुभव इन्हें बखूबी होता है। हमेशा देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि मन में, दिल में वतन परस्ती का जज्बा होता है। यह जज्बा कहां से लाएंगे चीनी सैनिक, जो कि बेहद डरे हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें जानबूझकर धकेला जा रहा है युद्ध के मैदान में, जब ये LAC पर, सरहद पर तैनात किए जाते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क है जो कि साफ तौर पर नजर आता है। और इसके लिए मैं एक बार फिर LAC का ही रुख करूंगा गुरमीत सिंह साहब, क्योंकि वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। गुरमीत सिंह साहब, ये जो फर्क है, ये छोटा मोटा फर्क नहीं है हिंदुस्तान और चीन के जवानों में, ये कितनी ज्यादा अहमियत रखता है, इसके बारे में आप बताएं सर। देखिए समीर साहब, जो आपने कहा है इसका लबोलबाब ये है कि जो चीन की PLA है ये तो एक पार्टी की फोर्स है, ये तो फौज भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुख्यतः 70% जो PLA है ये सिंगल चाइल्ड की उपज है, जिसमें उन परिवारों ने सिर्फ एक ही बच्चा है, उनको खिलाया पिलाया और जिस प्रकार से तैयार किया है उससे पता लगता है कि कितने कमजोर हैं। अगली बात यह है कि इन्होंने तो कॉम्बैट देखा ही नहीं है। इन्होंने जो कॉम्बैट देखा है वो सिर्फ तिनानमेन में जो एक निहत्थे प्रोटेस्टर के ऊपर में कैसे चढ़ना है, जहां तिब्बत लासा के अंदर में तिब्बत जो मॉन्क है, जो एक इनोसेंट लोग हैं, उनके ऊपर में कैसे अत्याचार करना है, किस प्रकार उइगर के मॉस्क के अंदर में उधर में लोगों के ऊपर में अत्याचार करना है, बस यही आता है। और बड़ी बात यह है कि इनके पास में जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो इनका जो स्टैंडर्ड है, ना तो इनकी ट्रेनिंग है, इन्होंने ट्रेनिंग की है तो सिर्फ वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग किया है। देखिए 15 जून को जो पूरे विश्व ने, पूरे भारत ने देखा है गलवान के अंदर में, चूंकि पता लग गया है क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार भी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्लिन, आप किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करती हैं? क्या ये जो चीनी सैनिकों की कम ताकत नजर आती है युद्ध के मैदान में हमें, क्या यही वजह है क्या कि हाइब्रिड वॉर पर ज्यादा भरोसा करता हुआ नजर आता है चीन? वर्ल, देखिए सवाल ये है जो समीर पूछ रहे हैं आपसे कि वजह क्या है, क्यों वो हमसे हाइब्रिड वॉर लड़ रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर क्यों लड़ रहा है? जमीन पे उनके पास दम नहीं हमसे उलझने का, जमीनी हालात क्या है वर्लिन? समीर, चीन के ये जो छोटे मोटे प्रोपेगेंडाज हैं, लेट्स नॉट इवन डिग्निफाई दीज टॉपिक्स बाय डिस्कसिंग इट ऑन नेशनल टेलीविजन। ये कोई लड़ाई है? ये एयर पावर का शो है। मैं इसे मजाक बोलती हूँ। Air power is not about making videos and then circulating it on social media. Air power is about sustaining operation and maintaining air dominance in the area. Like Indian Air Force is maintaining in Leh Ladakh right now. Indian Army is maintaining in hilltops right now. It is a clear propaganda. Let's not even dignify these topics. They are कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। ये बड़ा जरूरी दर्शकों के लिए समझना। क्यों नौबत आ गई प्रोपेगेंडा की? जमीन पे मात खा रहे हैं इसलिए?
जमीन पे, हवा पे, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसी लास्ट लड़ाई है जो उन्हें लड़ ली है? वो अपने J-20 को कितना भी हाइप कर लें, कितना भी उसके बारे में बता दें, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं उसको, उसका रडार की बात करते हैं, कहाँ प्रूफ किया उन्होंने ये सब कुछ? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यही है कि वो हमारे सामने कहीं नहीं टिक रहे हैं, यही सच्चाई है समीर। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। ब्लैक टॉप, भारत की जीत का बड़ा सबूत ब्लैक टॉप पर सामने आया है। खुद की चीन की सैटेलाइट ने कुछ तस्वीरें भेजी हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ब्लैक टॉप पर भारत की सेना से PLA बहुत नीचे है। चीन के गाओफेन 2 सैटेलाइट से यह खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। तो ब्लैक टॉप पर किस तरह से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात पर कब्जा किया गया और किस तरह से स्ट्रैटेजिक हाइट्स जो हैं उन पर हिंदुस्तान का कब्जा है। अब आप किसी भी सैटेलाइट से पिक्चर ले लीजिए, जो सच है वो चीख चीख कर अपनी गवाही खुद दे देता है। और ये सैटेलाइट पिक्चर जो है वो इस बात को साफ कर रही है, चीन के माथे पर शिकन लाने वाली तस्वीरें हैं। और दरअसल चीन ये जानता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि ब्लैक टॉप हो, हेलमेट टॉप हो, जो भी पैंगोंग त्सो इलाके की स्ट्रैटेजिक हाइट्स हैं उन पर अब पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। यहां तक कि फिंगर एरिया की अगर आप बात करें तो फिंगर 4 पर भी जो हाइट्स हैं, जो चोटियां हैं, वहां पर हिंदुस्तान के जवान उस पोजीशन पर मौजूद हैं जिनसे ऊपर चीन के जवान जा ही नहीं सकते। और यही वजह है कि चीन अब कहीं ना कहीं प्रॉक्सी वॉर पर ज्यादा भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है, हाइब्रिड वॉर पर ज्यादा भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो डेटा इंफॉर्मेशन की जासूसी करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं तमाम लोगों की जासूसी करके अपनी रणनीति में बदलाव करने की कोशिश में नजर आ रहा है। क्योंकि चीन को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वक्त में क्या किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का पलड़ा अब LAC पर बहुत भारी होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि चीन के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। चीनी राजदूत अब हिंदुस्तान और चीन की पार्टनरशिप की दुहाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि दुश्मन ना समझा जाए चीन को। तो सरहद पर जिस तरह से स्थितियां बदली हैं, उसने चीन के रुख में ये बदलाव किया है, क्या ये माना जाए विष्णु प्रकाश साहब? देखिए, हकीकत है समीर जी, हकीकत ये है कि हमारे फौजी ने, हमारे जो जवान हैं, उन्होंने चीन को चौंका दिया है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से लड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया है चीन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पर यह भी हकीकत है समीर जी कि अभी तक हमने झड़पें जीती हैं। फर्क हमको जरूर समझना चाहिए झड़पों में और युद्ध में। मैं गर्म युद्ध की बात नहीं करता हूँ, शीतल युद्ध की भी कर रहा हूँ कि झड़पें जीती हैं, अभी बड़ी खेल, बड़ी युद्ध बाकी है। हम अपनी ताकत जानते हैं, हम चीन को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बस मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत धोखेबाज मुल्क है। ये जो दिखाता है कुछ और है, करता कुछ और है। अब ये भी सुनने में आया है कि वहाँ ये पेंगोंग नॉर्थ में ये लाइंस बिछा रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो और साइबर वॉरफेयर की जहां तक बात है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात है, आज के युद्ध का अटूट हिस्सा है। तो ये हम सब कुछ लेके चलना चाहिए और हमको ये जो प्रयत्न करते रहना चाहिए, पर हमको दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसमें दुश्मन को कमजोर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और तैयारी पुख्ता रखनी चाहिए। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, LAC पर चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। LAC पर संचार तंत्र को मजबूत करने में चीन पूरी तरह से जुटा हुआ है। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर केबल बिछा रहा है चीन। फाइबर केबल से भारतीय सेना पर चीन की नजर रहेगी। चीन की फाइबर वाली साजिश के बाद हमारी सेना भी अलर्ट मोड पर है और इस जानकारी को सेना के साथ शेयर करते हुए उसे अलर्ट कर दिया गया है। चीन की केबल वाली साजिश एक बार फिर बेपर्दा हुई है और किस तरह से फाइबर केबल्स के जरिए भारतीय सेना पर चीन का नजर रखने का प्लान है। तो पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर केबल बिछा रहा है चीन। कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए यह भी पता चला है, यानी
जिस बात का जिक्र अभी विष्णु प्रकाश साहब कर रहे थे कि दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, और ये मानते हुए इस वक्त भारतीय फौजें, भारतीय सेना नजर रख रही है चीन की हर हरकत पर, और ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ड्रैगन की नई साजिश देखिए किस तरह से एलएसी पर सामने आई है। फाइबर केबल का नेटवर्क बिछा रहा है चीन, और इसके जरिए उसकी मंशा है कि हिंदुस्तान की फौज के मूवमेंट पर पूरी नजर रखी जाए। चीन अपने जवानों के साथ सुरक्षित और तेज संवाद चाहता है ताकि कम्युनिकेशन जो है उसमें कोई कमी ना रह जाए, फौरन कम्युनिकेशन हो अगर जो जवान सरहद पर तैनात हैं उनसे। फाइबर केबल की खासियत यह है कि इसमें सेंध नहीं लगाई जा सकती है, यानी इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। इसके जरिए अहम तस्वीरें, दस्तावेज और डेटा भेजे जा सकते हैं, जो कि अगर युद्ध की नौबत आती है या झड़प की नौबत आती है तो ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। एलएसी पर चीन की सेना बड़े पैमाने पर खुदाई करने में जुटी हुई है। फाइबर केबल का जो काम है वो लगातार बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर झड़प की या फिर आगे चलकर युद्ध की नौबत आती है तो उसमें अपने जवानों से, पीएलए के अफसरों से कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग रखा जा सके और वक्त पड़ने पर फौरन उन्हें कम्युनिकेट किया जा सके आने वाली स्ट्रैटेजी के बारे में। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं ये क्या संकेत दे रही है? यही तो संकेत दे रही है कि चीन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, एलएसी पर भारत और चीन आमने सामने हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है। यहां भी भारत ने चीन को मात दे दी है। कैसे? अब यह भी जान लीजिए। यूएन में भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। भारत ने ECO SOC के चुनाव में चीन को मात दे दी है। भारत ने इकोसॉक में प्रतिष्ठित सीट हासिल की है। भारत से आधे वोट भी हासिल नहीं कर पाया है चीन। वोटिंग में पहले नंबर पर भारत रहा है। ये दरअसल चीन के लिए बड़ी फजीहत का सबब है। सदस्यता के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन में मुकाबला था और चीन यहां पर भी भारत के आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाया। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी, और उनके जरिए हम इस खबर को और तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें किस तरह से यूएन में भारत ने चीन को मात दी है। चीन को मात देकर इकोसॉक का सदस्य बन गया है हिंदुस्तान। यह बड़ी बात है। भारत 54 देशों के समर्थन के साथ पहले नंबर पर रहा। यह बहुत बड़ी बात है। 54 देशों का समर्थन हिंदुस्तान को मिला। भारत ने कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन के लिए चुनाव लड़ा और जीता भी। अफगानिस्तान और चीन ने प्रतिद्वंदी के तौर पर यह चुनाव लड़ा। यूएन की इकोसॉक संस्था महिलाओं के लिए करती है काम। भारत 2021 से अब 2025 तक इसका सदस्य रहेगा और निश्चित तौर पर यह यूएन के मंच पर चीन को पटखनी देने जैसा है। मनीष झा, मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल समीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसी में मैं आपको जोड़ दूं कि ये बहुत ही कम होता है जब कोई देश जो कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो और तब वो इस तरह का चुनाव हार जाए। तो आप समझिए कि आज की तारीख में चीन की ग्लोबल लेवल पर क्या इमेज है। वहीं दूसरी तरफ देखिए कि ये मुकाबला था महिलाओं के सम्मान करने को लेकर, और महिलाओं के सम्मान करने को लेकर आजकल पूरी दुनिया में चीन की इमेज यह बनी है कि किस तरह से वो वीगर मुसलमानों में जो महिलाएं हैं उनको जबरदस्ती नसबंदी कर रहे हैं, और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। कल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने तो सीधे मुंह पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कहा कि आप शिनजियांग पर प्रांत में मुस्लिम महिलाओं को जिस तरह से जबरन नसबंदी कर रहे हैं, दुनिया इसे मंजूर नहीं करेगी। और देखिए, एक तरफ एंजेला मर्केल जब ये बात शी जिनपिंग को कह रहे थे, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई महिलाओं के सम्मान को लेकर और भारत की जीत हुई और चीन को उसकी जगह दिखाई गई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। जी सही बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर चीन की बहुत बड़ी फजीहत भी है। बने रहे आप हमारे साथ। एक अहम खबर और आपको दे दें, चीन के मुद्दे पर आज संसद में बयान देने जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन से गतिरोध पर वो सरकार का पक्ष रखेंगे संसद के भीतर।
संसद को एलएसी के हालात की जानकारी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3 बजे राजनाथ सिंह का लोकसभा में संबोधन होगा। कल सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वीर जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, और यह कहते हुए दरअसल प्रधानमंत्री ने सरहद पर मौजूद अपने रणबांकुरों की हौसला अफजाई की थी, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर बयान देंगे। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय एलएसी पर मौजूद हैं। अभिषेक, निश्चित तौर पर आज आधिकारिक वर्जन जो है सरकार का वो सामने आ सकता है कि एलएसी पर इस वक्त हालात कैसे हैं और चीन कौन कौन सी साजिशें एलएसी पर रच रहा है। आपको लगता है कि विपक्ष जो सवाल इतने दिनों से उठा रहा है आज उनको भी जवाब मिलेगा? देखिए समीर, मुझे लगता है कि सरकार जो बात आज कहेगी उसमें विपक्ष का जो जवाब है वो उसका राजनीतिक पहलू है, वो एक तरफ है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो इस बात को होगा कि ये पूरा इंटरनेशनल ऑडियंस तक मैसेज जाएगा कि किस तरह से भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। हम एग्रेसर नहीं हैं, एग्रेसर वो हैं, वो आक्रांता है, वो घुसपैठी हैं, वो घुसे हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है। और ये स्ट्रांग मैसेज लगातार हम देख रहे हैं। मॉस्को में देखा हमने यही मैसेज, रक्षा मंत्री के साथ बैठक में, विदेश मंत्री के साथ बैठक में, देश की संसद में। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज भारत की जो देश की अंदरूनी राजनीति वो तो एक तरफ है, वो रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा मैसेज आज जो भी वो कहेंगे ये चीन के लिए होगा। ये बड़ा मैसेज जो होगा ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए होगा, और ये हमारे जो जवान हैं उनके लिए बहुत बड़ा उनका जो मनोबल है उसको बढ़ाने वाला होगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर, भारत के सख्त रुख के बाद अब चीन के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। भारत के चीनी राजदूत सुन विडोंग का बयान सामने आया है कि भारत हमारा पार्टनर है, प्रतिद्वंदी नहीं है, दुश्मन नहीं है, ये कह रहा है चीन, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे। बातचीत से ही समाधान निकलेगा, ये कह रहे हैं सुन विडोंग। हमारे साथ सैबल दास गुप्ता साहब मौजूद हैं। इसे आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सैबल दास गुप्ता जी? क्योंकि क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरह से अब डोमिनेटिंग पोजीशन पर एलएसी पर हिंदुस्तान के रणबांकुरे नजर आ रहे हैं, उसके बाद सुर बदल रहे हैं चीन के? नहीं, सुर तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी धन्यवाद इसलिए देना है कि आत्मनिर्भर भारत की बात उस वक्त ले आए, करीब 4-5 महीना पहले, जबकि हम तैयारी कर रहे थे चीन के साथ। को पहले बॉयकॉट किया, उसके टेक्नोलॉजी से छुटकारा पाया, और फिर लड़ाई की तैयारी करी। ये पूरी सीरीज को अगर आप देखते हैं तो चीन चिंतित होने का बहुत बड़ा कारण है। आज मान लीजिए ये ना हुआ होता और सारे टेक्नोलॉजी, सारी ऐप उनकी चल रही होती, तो हमको मुकाबला करने में थोड़ी तकलीफ होती। तो इस तरह से भारत की तैयारी से बहुत बौखला गई है चीन, और इसीलिए अब दोस्ती की बात कर रही है। और एक तरफ, और दूसरी तरफ दुनिया के आगे अपने आप को एग्रेसर न दिखाने की भी उनकी कोशिश है, क्योंकि दुनिया इस तरह से देखती है कि वो तिब्बत में और सिंजियांग में अपने लोगों को दबा रहा है, ताइवान में और दूसरी बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं सर। वक्त हमारे पास बहुत कम बचा है। कर्नल रोहित देव, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में संबोधन करेंगे और बताएंगे कि लद्दाख में क्या स्थिति है, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? क्या कुछ सवाल ऐसे भी अभी हैं जो कि अनआंसर्ड हैं आपके हिसाब से, जैसा विपक्ष कह रहा है? नहीं समीर, ऐसे कोई सवाल नहीं है। राजनाथ सिंह से ये उम्मीद है कि वो पूरी व्याख्या देंगे कि क्या सिचुएशन है एलएसी पे, और ये स्पष्ट करेंगे पार्लियामेंट में कि जो ये कुछ लोग हमारे देश में इंट्रूजन और कब्जा बोलते हैं वो करेक्ट बुनियादी टर्म नहीं है। ट्रांसग्रेशन और इंट्रूजन में या कैप्चर में बहुत फर्क होता है, और एलएसी की जो व्याख्या एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन की पहले से है, उसके अनुकूल अगर लोग बात करेंगे तो वो देखना बहुत अनिवार्य है। दूसरी बात ये होगी कि वो 2+2 मीटिंग हुई है हमारे और रशिया के बीच में, जिसमें कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर ने उनके पोम्पियो और मार्क एस्पर से जो बातचीत चल की है, उसके ऊपर जो हमारा जो निश्चय हुआ है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो इकोनॉमिक रेलम हो। बिल्कुल सही बात आपने कही सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम ताजा जानकारियां, तमाम अपडेट एलएसी से सीधे आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दे दी है। अगर ईरान ने यूएस पर हमला किया तो उस पर बहुत बड़ा हमला होगा, ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कह रहे हैं कि ईरान के हमले से 1000 गुना बड़ा हमला अमेरिका ईरान पर कर देगा। सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिका पर
हमला कर सकता है ईरान, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।